नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बरेली के एक होटल के कमरे में लड़की की लाश मिली। लाश देखकर पता चलता है कि उसका गला बड़ी बेरहमी से काटा गया। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो आलम नाम के लड़के के नाम पर वो कमरा बुक था। पुलिस को लगा कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद आलम की लाश भी ट्रैक पर पड़ी मिली और ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसुलझी रह गई कि आलम ने शब्बों को क्यों मारा। एक कत्ल, दो लाश। होटल में कातिल का सुराग। बकरे वाले चाकू से काटी गर्लफ्रेंड की गर्दन। 19 अगस्त 2024 को शाम को तकरीबन 5-5:30 बजे के आसपास अभियुक्त आलम द्वारा धारदार हथियार से इस युवती की हत्या करके शव को होटल के रूम के अंदर ही छोड़कर बरेली के एक होटल में अचानक बदबू आने पर वहां के स्टाफ के कान खड़े हो गए। शक होने पर कमरा खोला तो सभी की मानो चीख निकल पड़ी, क्योंकि सामने एक लड़की की टुकड़ों में कटी लाश थी। लाश पर कंधे सहित बॉडी पर 5 गहरे जख्म मिले। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे। बुर्का बेड पर पड़ा था, यानी क्राइम सीन चीख चीख कर कत्ल की गवाही दे रहा था और कातिल ने बकायदा अपना नाम पता होटल में लिखवा रखा था। लेकिन इस कहानी में एक सस्पेंस अभी बाकी था। प्रीत पैलेस होटल में अभी तकरीबन 12-12:30 बजे के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 25 से 30 वर्षीय युवती की गला काटकर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी और होटल के रूम में उसकी लाश मिली। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि 18 अगस्त को मोहम्मद आलम की आईडी पर कमरा लिया गया था। एक लड़के के साथ लड़की भी पहुंची थी। जो प्रथम दृष्टया लग रहा है उसके जो पहनावा है और वहाँ पर जो उसका सामान मिला है, बुर्का भी मिला है और उसके अन्य पहनावा और शरीर के जो ऊपर जो उसने गहने पहने, उसे स्पष्ट है कि कोई मुस्लिम युवती है जिसका किसी युवक द्वारा ये हत्या कर दी गई थी और जो रिसेप्शन पर एंट्रीज है उससे युवक का पता लग गया। पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि कत्ल आलम ने ही किया, लेकिन आलम कत्ल कर कहां गायब हो गया ये अब भी मिस्ट्री बना हुआ था। पुलिस की कई टीमें आलम की तलाश में निकली, लेकिन आलम तब मिलता जब जिंदा होता। जल्द ही रेलवे ट्रैक पर आलम की लाश पड़े होने की खबर आई, यानी केस ओपन एंड शट था। पहले प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को मारा, फिर ट्रेन से कटकर अपनी भी जान दे दी। ये लोग ऐसे 18 लड़के उन लोग हम सिर्फ एक जेंट्स। अच्छा, और कितने लोग थे? एक जेंट्स एक लेडीज? नहीं, लेडीज नहीं थी। अच्छा, जेंट्स से खाली उन्हीं की एंट्री हुई। क्या नाम था उनका? खाली मोबाइल में। आपको कैसे पता चला? मुझे तो यहाँ से फोन गया था। क्या फोन गया, क्या पता चला? बोले कि होटल वाले। घटना शहर कोतवाली के होटल प्रीत पैलेस की है। प्रेमी ने लड़की को क्यों मारा, इसका पता अभी नहीं चला है। पुलिस मर्डर सुसाइड के पीछे की वजह पता करने के लिए दोनों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। परिवार वालों ने बताया कि फरजाना उर्फ शब्बो का आलम से अफेयर चल रहा था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने गर्लफ्रेंड के कत्ल की साजिश रची। जिस तरह उसका गला रेता वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लवर किलर बनने के इरादे से चाकू साथ लेकर गया था। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि कत्ल की वजह क्या रही होगी। वहां से अभियुक्त फरार हो गया था एवं दिनांक 19 अगस्त 2024 को रात्रि करीबन 9:15 बजे थाना जीआरपी द्वारा धनेटा क्रॉसिंग थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक युवक की ट्रेन के द्वारा रन ओवर के बाद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। परिवारजनों द्वारा अभियुक्त को पहचान लिया गया है। इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी है। अब कातिल खुद ही जान दे चुका है, तो ऐसे में कार्रवाई लायक कुछ खास तो नहीं बचा। बस यही मिस्ट्री बाकी है कि आलम ने शब्बों को क्यों मारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। रेप की धारा बढ़ाने के बाद जमानत अर्जी खारिज की गई है। वहीं पीड़िता की बुआ को जेल भेजा गया है।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी बुआ तो जेल भेज दी गई हैं। आज ही सुबह आरोपी बुआ की गिरफ्तारी हुई थी। पीड़िता की बुआ ने गिरफ्त में आने के बाद नवाब यादव के कई राज खोले हैं। उसमें सबसे सनसनीखेज है नवाब यादव और बुआ के बीच रिश्तों का सच। दोनों की नवाबी के राजफाश होने से बचाने के लिए ही इतने दिनों तक बुआ फरार रही। बहुत हुई फरारी, आई अब बुआ की बारी। 7 दिन बाद बुआ गिरफ्तार। बुआ बोलेगी, नवाब के राज खोलेगी। कन्नौज रेप केस में फरार पीड़िता की बुआ को पुलिस ने मंगलवार शाम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आते ही बुआ ने नवाब सिंह के वो राज उगलने शुरू कर दिए जो पुलिस को भी अब तक पता नहीं थे। बुआ ने बयां की उस रात की कहानी। किसका आया था कॉल, भतीजी के खिलाफ क्यों चली थी चाल। पुलिस ने साजिश करता बुआ को भी जेल भेज दिया है और यह जो आज गिरफ्तारी जिसकी हुई है इस भी है। जब इसके बाद पुलिस से पूछताछ हुई तो पुलिस से पूछताछ के बाद में पीड़िता की बुआ ने बताया पुलिस को कि नवाब सिंह यादव ने उसके साथ भी सहमति से संबंध बनाए थे। पुलिस की पूछताछ में बुआ ने बताया नवाब सिंह के भाई ने बयान बदलने के लिए पैसे का लालच दिया था। उसने ही कुछ लोगों का नाम लेने के लिए बोला था ताकि इस मामले को साजिश बताया जा सके। पीड़िता की बुआ 7 दिन से फरार थी। 10 दिन पहले पुलिस ने रेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। अब बुआ को रिमांड पर लेकर पुलिस और भी राज उगलवाने की तैयारी में है। मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग कर रही थी। वो मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ वो विघ्न डालने लगे और अगले दिन जब लड़की के माता पिता थाने पे आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाया। जब पूछताछ के लिए लड़की की बुआ को थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गए। तब से लगातार हमारी टीमें इनको सर्च कर रही थी। बुआ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थीं। दिल्ली में भी सर्च किया जा रहा था। तभी सूचना मिली कि बुआ कन्नौज आई है। खबर पक्की थी, लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी कर बुआ को भागने का मौका ही नहीं दिया। दिल्ली एनसीआर एरिया में लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए चली है, जहां पे आज थाना कन्नौज पुलिस ने सफलतापूर्वक इनको थाना तिरवा क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ में यह बताया है कि इनके नवाब सिंह यादव से पिछले 5-6 सालों से संबंध है। इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पीड़िता की बुआ से पूछताछ की तो उसके नवाब सिंह से संबंधों पर बड़ा पर्दा हट गया। बुआ ने वो सच बयां किया जिसे सुनकर हर कोई सन्न है। बुआ और नवाब सिंह 5-6 सालों से एक दूसरे को जानते थे। नवाब सिंह के पीड़िता की बुआ से अवैध संबंध भी थे। 11 अगस्त की रात दोनों के बीच बातचीत हुई और तभी नवाब ने भतीजी के साथ बुआ को कॉलेज आने को कहा। यानी नवाब सिंह जानता था कि बुआ के साथ उसकी भतीजी भी है। फिर भी उसने आधी रात को दोनों को कॉलेज आने के लिए फोन किया, जहां पर रेप की घटना हुई। सबसे हैरत की बात तो ये है कि जब भतीजी की असमत लूटी जा रही थी तब बुआ मौन थी। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फोन करके बुलाया था। तब ये लखनऊ में थी। इन्होंने बताया कि मैं लखनऊ में और मेरे साथ मेरी भतीजी भी है, तो दोनों को आने के लिए नवाब सिंह यादव ने इन्हें बताया। ये रात्रि में इनके विद्यालय पहुंचे जहां पर ये दुष्कर्म की घटना हुई। लड़की ने पीछे से यूपी 112 पे कॉल कर दिया था। अभियुक्ता ने पूछताछ में ये भी बताया कि जो इसमें अभियुक्त है उसके भाई ने इनको जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां पे प्रलोभन दिया गया था कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ना कराया जाए और बयान ना हो तो
इनको पैसे दिए जाएंगे और इससे अभियुक्त को फायदा होगा। आपको बता दें कि 11 अगस्त की देर रात 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। आरोप है कि बुआ टॉयलेट गई, उसी दौरान नवाब सिंह यादव ने जबरदस्ती लड़की के कपड़े उतरवाए। इसी के बाद पीड़िता ने फोन कर पुलिस बुलाई और तभी से नवाब सिंह जेल में है। कन्नौज से न्यूज़ 18 के लिए लोकेश दुबे की रिपोर्ट। गाजियाबाद में सुसाइड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें लड़की ने बॉयफ्रेंड की अनर्गल डिमांड और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जान दे दी। क्या ये पूरी कहानी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लवर का धोखा, गर्लफ्रेंड का सुसाइड। मरने की वजह से तुम होगा नहीं, पंखा बंद कर दिया मैं नहीं बचूंगी। मोहब्बत में मारी गई रिंकी। तूने ऐसे बोला ना रेप हुआ है, मेरा रेप नहीं हुआ। तूने मुझे बहुत गलत बोला है। गाजियाबाद में युवती के सुसाइड की थ्योरी सुलझा रही पुलिस को उस वक्त गहरा झटका लगा जब लड़की के मोबाइल का लॉक खुला, क्योंकि इस मोबाइल में कैद था वो सनसनीखेज सच जो रिंकी की मौत की वजह बना। घटना के 3 दिन बाद जब युवती का मोबाइल खुला तो आत्महत्या की सही वजह सामने आई, जिसमें युवती ने अपने ही पुरुष मित्र पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पूरा घटनाक्रम खोड़ा थाना क्षेत्र का है, लेकिन घटना के 3 दिन बाद जैसे ही मृतक लड़की का मोबाइल खोला गया तो सभी हैरान रह गए। मृतका ने मरने से पहले अपनी 2 वीडियो बनाई थी और अपनी आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार एक रितेश नामक युवक को बताया था। मोबाइल के जांच के दौरान पता चला कि युवती का दोस्त ही उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो गर्लफ्रेंड की नाबालिग छोटी बहन से संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। तहरीर के अनुसार उनकी बड़ी बेटी की मृत्यु 17 अगस्त को फांसी लगा लेने के कारण हो गई थी और उसका मोबाइल लॉक होने के कारण वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। मामला खोड़ा इलाके का है। यहाँ रहने वाली रिंकी ने 17 अगस्त की रात 10 बजे कमरे में पंखे से फांसी पर लटककर जान दे दी। युवती के पिता जब वॉशरूम करने के लिए उठे तो उन्होंने बेटी का शव फांसी पर लटका हुआ देखा। बेटी की मौत से पिता सदमे में आ गए। उन्हें काफी देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर पुलिस को खबर दी गई। नीतीश नाम के आदमी ने पहले उसको झूठे प्यार में फंसाया, बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा, सुसाइड करने के लिए मजबूर करने लगा, जो कि उसने सुसाइड करने से पहले वीडियो भी बनाया है और नीतीश नाम के आदमी की ऑडियो क्लिप भी है हमारे पास कि वो किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, क्या क्या उसने मांग रखी है कि अपनी बहन को, छोटी बहन को मेरे पास भेजो। इधर परिवार बेटी की अर्थी उठाने की तैयारी कर रहा था, उधर उसके फोन पर लगातार एक फोन आ रहा था। कई कॉल, फिर वीडियो कॉल, फिर मैसेजेस। सबसे हैरानी की बात कि कॉल करने वाला हर बार अपना चेहरा छुपा लेता और कॉल कट कर देता। बार बार कॉल आती देख लोगों को शक हुआ तो पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल को अनलॉक करवाया तो हैरान करने वाला सच सामने था। तूने मुझे बोला मेरा रेप हुआ है ना, तूने ऐसे बोला ना रेप हुआ है, मेरा रेप नहीं हुआ। मैंने कभी अपनी इज्जत नितेश के अलावा किसी को नहीं दी। मेरा रेप नहीं हुआ, मेरे से किसी ने जबरदस्ती नहीं की। आज मैं नहीं बचूंगी, आज अब नहीं बच सकती। तूने मुझे बहुत रुलाया। अरे मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी थोड़ी गलती करी थी, लेकिन ये देख ले मेरे घर में चूहे मारने की दवाई, शायद इससे मुझे बहुत कुछ हो सकता है।
यानी रिंकी ने मौत से पहले अपने लवर को वीडियो भेजी थी। वीडियो में वो साफ कहती दिख रही है कि रितेश ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो कितने दर्द में थी ये उसके आंसू बयां कर रहे हैं। फिर दर्द इतना बढ़ा कि पहले जहर पिया, फिर फांसी के फंदे पर झूल गई। आज मेरे मरने की वजह सिर्फ तू होगा नितिन। पंखा बंद कर दिया मैंने, अब मैं नहीं बचूंगी। आज तूने मेरे को बहुत गलत बोला है नितिन। तूने बहुत गलत बुरी। पिता ने जब बेटी के मोबाइल पर आई रिकॉर्डिंग्स को सुना तो एक चौंकाने वाला सच उसे पता चला। बड़ी बेटी का प्रेमी उसकी छोटी बहन पर भी गंदी नजर रखता था। रितेश ने कई बार रिंकी से छोटी बहन से मिलवाने का दबाव डाला। बात नहीं बनी तो उसने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। और ये देखा, उससे हमें पता चला। और वो जो उसने परेशान, जो इस तरीके की उसने ब्लैकमेलिंग करी है, वो रात को 10:50 पे वो कॉल है। और बंदा सवेरे फिर वीडियो कॉल कर रहा है। जब मैंने इधर से हेलो हेलो कहा तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया। पुलिस ने जब सारे रिकॉर्डिंग्स और वीडियो देखे तो उन्हें भी समझते देर न लगी कि रिंकी की मौत के जिम्मेदार कौन है। लिहाजा पुलिस ने आरोपी को फौरन धर दबोचा। कल जब उनकी बेटी का मोबाइल लॉक खोला गया तो उसमें से उनको कुछ वीडियोस प्राप्त हुई जिनमें उनकी बेटी अपने पुरुष मित्र नितेश निषाद को अपने मरने का मुख्य कारण बताते हुए उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए फांसी लगा रही थी, जिसके आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी नितेश निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी इस कहानी का हीरो रहा रितेश अब सबसे बड़ा विलेन बन गया। उसी ने रिंकी को मौत की हद तक उकसाया, फिर ब्लैकमेल किया और तब तक परेशान करता रहा जब तक कि रिंकी ने अपनी जान नहीं दे दी। रितेश जो कि युवती को पहले से ही जानता था और दोनों के बीच में संबंध भी थे। युवती का आरोप था कि रितेश लगातार युवती पर इस बात को लेकर दबाव बना रहा था कि वो अपनी छोटी बहन के साथ उसके अवैध संबंध बनवा दे, जिसको लेकर लगातार रितेश उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। भारत बंद के दौरान कासगंज में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी समेत अन्य विरोधी दल के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एक बीजेपी के नेता कलेक्ट्रेट किसी काम से आए हुए थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीजेपी नेता की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर बीजेपी नेता को मौके से बचाया है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पुलिस ने मशक्कत के बाद गाड़ी को बचाया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत बंद के दौरान वहां पर तोड़फोड़ की कोशिश की गई। बीजेपी नेता की गाड़ी को घेरा गया। पुलिस ने मशक्कत कर कार को बचाया है। ये तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं। हंगामे का वीडियो वहां पर वायरल हो रहा है। कासगंज में माहौल खराब करने की यहां पर कोशिश की गई है। वहीं बदायूं में भारत बंद प्रदर्शन के दौरान मिठाई की दुकान में मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। हंगामा करने वालों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतलें तोड़ी। दुकान में तोड़फोड़ में 3 लोग घायल हुए हैं। दरअसल बिना वर्दी में तैनात किए गए पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। हमले से बचने के लिए सिपाही ने दुकान में शरण ली। जब सिपाही के बचाव में दुकान में लोग उतरे तो दुकान में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। मारपीट में दुकान मालिक के 2 बेटे और उसका नौकर घायल हुआ है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सिपाही मौके से जान बचाकर फरार हो गया। तोड़फोड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम मोहल्ले का है। वो लोग चले गए पीछे वापस, तभी वो लोग भैया पुलिस वाले उन्हें सरकारी नल पे मिले। सरकारी नल पे मिलने के बाद इन्हें सरकारी नल पे पहले उन्हें मारने के बाद वो भैया दुकान में सीधे आए। दुकान में हमने उन्हें रोक पकड़ के अंदर बिठा लिया। तभी उसके बाद
वो भैया बाहर निकले तो उन्होंने पकड़ के उनके शीशे वगैरह, बोतल वगैरह, सिलेंडर वगैरह मारने लगे। तो हम बीच बचाओ, हमारी चोट लग गई। कुछ पुलिस वाले भैया से मैटर था और वो उन्हें मार रहे थे। तो कौन लोग थे ये? रैली में पता नहीं उनसे पुलिस वालों क्या बात हुई, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो ये समझ नहीं पाए, जब तक तो वो अंदर घुस गए पुलिस वाले भैया। तो कितने लोगों को चोट आई है? कई 7-8 लोगों को चोट आई है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 लोग हमारे हैं, 2 बेटे और एक हमारे बेटे जैसा भाई है। अच्छा, तो नुकसान कितना हुआ है आपका? नुकसान तो बहुत हो गया, अंदर सब तोड़ कर दिए, सीधा तोड़ दिया अंदर। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर से खबर है, पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। आपसी झगड़े में चले लाठी डंडे। थाना डिबाई कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की घटना। पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। तो सीसीटीवी में कैद हुई है मारपीट की घटना। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। आगे बढ़ते हैं। झांसी में भारत बंद के दौरान बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली। सड़क पर बसपा वाले एक दूसरे से नोकझोंक करते दिखे। ज्ञापन को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी। यहां पर बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। यह झांसी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने को लेकर यह नाराजगी देखने को मिली है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर दवा लेकर लौट रही महिला से शराब सेल्समैन ने अभद्रता की। इसके बाद महिला ने घर जाकर आपबीती बताई है। इसके बाद गांव की महिलाओं ने शराब के ठेके पर पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को शांत कराया। मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र के होशियापुर गांव का है। तो ये तस्वीर प्रतापगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। होशियापुर गांव का ये पूरा मामला। शराब सेल्समैन पर अभद्रता का आरोप लगा है। महिला के साथ अभद्रता का आरोप यहां पर शराब सेल्समैन पर लगा है। आगे बढ़ते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां पर पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। तीनों ने रक्षाबंधन के दिन बाइक सवार दंपति से लूटपाट की। लूटपाट के दौरान लुटेरों ने महिला के पति के सिर पर पत्थर से हमला भी किया था। महिला के जेवर, कैश और मोबाइल लूटकर शातिर फरार हो गए थे। एसपी ने खुलासे के लिए एसओजी समेत 3 टीमें गठित की थी। करने वाले अभियुक्त जो है 3 अभियुक्त थे, जिसमें अमित कुमार उर्फ छोटू, पुत्र विष्णुदयाल निवासी ग्राम करगौरा, थाना असीवन, गोलू उर्फ विकास शुक्ला जो निवासी कोरारी खुर्द, थाना माखी क्षेत्र का है, और अंकित उर्फ सियाराम पुत्र मुन्नी लाल, ये भी कोरारी कला, थाना माखी क्षेत्र का है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।